नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 5 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। आपके पीटी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन को लेकर आपको टॉपिक मिलते हैं यहाँ पर। मेंस को लेकर मुख्य रूप से मैं थॉट प्रोसेस आपका डेवलप करना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके लिए आपको किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सामान्य समझ की सवाल जुड़े हुए होते हैं। सामान्य समझ जिनका अच्छा होता है, कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं, तो आप उस सवाल को सॉल्व कर ले जाते हैं। ये डेवलप कैसे होता है? अच्छे लेक्चर को देखने से आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। अंत में हम लोग आपका बिहार स्पेशल का भी एक टॉपिक कवर करेंगे और बिहार से संबंधित न्यूज़ को मैं रोज़ एक एक कवर करता हूं, जिससे आपका पीटी एग्जामिनेशन में भी मदद मिलेगा। अभी आप क्या करिएगा, पढ़ने के क्रम में पीटी एग्जामिनेशन को मुख्य फोकस में रखिएगा। जुलाई आ गया है, क्योंकि 2350 बच्चों का लगभग में सिलेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2400 से 2500 बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर सीटें बढ़ती भी हैं तो ही मैं कह रहा हूँ। इसलिए पीटी को मुख्य फोकस रखिएगा। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत कम बच्चे पढ़ते होंगे 8 घंटे, 100 में से 2 ही बच्चे 8 घंटे लगातार पढ़ते हैं, वरना तो 8 घंटे लोग मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें से 1 घंटा आप लिखने पर दे सकते हैं, ऐसे लिख लिया, कोई आंसर लिख लिया। बाकी 7 घंटे, 7.5 घंटे मिनिमम पीटी को दीजिएगा। 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो जो भी जितना भी पढ़ते हैं 1 घंटे ज़्यादा मैं किसी और पर लगाना है, बाकी समय पीटी और पीटी पर केवल फोकस रखिएगा। ओके, प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। जितना किताब पढ़ते हैं उसको रिवाइज़ करना। 2 चीज़ों के आधार पर आपका पीटी क्लियर हो जाता है। एक है आपका रिवीजन, जो भी आपने सोर्स पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, किसी वीडियो से पढ़ा है, बुक से पढ़ा है, उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए और जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए। पीटी आपका क्लियर हो जाता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। देखिए, पहला तो आपको मैं हेडलाइन दिखाता हूं, और ये खालिस्तानी लोग हैं, ये हल्ला बहुत मचाते हैं, है कुछ नहीं इनका। कनाडा में ही इनको अलग से देश बना लेना चाहिए। काहे भारत में झगड़ा कर रहे हैं? कनाडा में अलग से देश बना लें। इनको ये मूर्ख को समझ नहीं है कि मान लो, एक पल को मान लो, लेट अस कंसीडर। ठीक है भाई, मान लिया कि ऐसा हो सकता है कि खालिस्तान नामक कोई देश बन जाता है पाकिस्तान के बगल में, पंजाब के पास। पटना आने के लिए ये वीज़ा लेंगे क्या? पटना में भी गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, पवित्र स्थान है इनका। दिल्ली में जो इतने अच्छे अच्छे गुरुद्वारे, वहाँ पर आने के लिए वीज़ा लेंगे क्या? आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जो है इनका प्रमुख गुरुद्वारा, वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेंगे क्या? इतने निरा मूर्ख लोग हैं ये कि क्या ही बोलना। कनाडा में ही अलग से देश बना लो। अपने अगले न्यूज़ पर आ जाते हैं जो अपने काम का है। कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी। देखिए, एग्रीकल्चर और आपका ये प्राइमरी सेक्टर का होता है, ये तो पता होगा। और आपका प्रोडक्शन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है। और सेवा सेक्टर जो होता है, ये टर्सरी सेक्टर होता है। तीनों सेक्टर क्रांति के दौर से गुजर रहा है। क्रांति का दौर मैं सही शब्द यूज कर रहा हूँ। क्रांति का दौर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रिवॉल्यूशन आया हुआ है तीनों सेक्टर में। आप एग्रीकल्चर में भी रोज़ सुनते होंगे कोई ना कोई नई तकनीक आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग में भी रोज़ नई तकनीक आ रही है। सेवा सेक्टर में भी रोज़ नई तकनीक आ रही है। जैसे एआई जैसी चीज़ें सेवा सेक्टर में ही सबसे पहले आई हैं, उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगी, फिर थोड़े दिनों से बाद कृषि में भी उसका उपयोग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अभी ना ट्रांजिशन फेज चल रहा है हर टेक्नोलॉजी का। ट्रांजिशन फेज का मतलब क्या होता है कि आपने पुराना दौर भी देखा है और नया दौर भी देख रहे हैं। यानी कि पुराना दौर जाने वाला है और नया दौर आने वाला है। इस बीच के फेज़ को ट्रांजिशन का फेज़ कहा जाता है। तो यही चल रहा है। अभी कृषि में भी बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो नए तरह के लोगों की भी इसमें ज़रूरत पड़ रही है। ट्रेंड और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए क्या है यहाँ पर, इफ़को का नाम आपने सुना होगा। इफ़को देगा गांव में युवाओं को प्रशिक्षण के बाद निःशुल्क कृषि ड्रोन। एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन उड़ाने की, जो ड्रोन पायलट होंगे जिनकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर में, उनका प्रशिक्षण कौन देगा? इफ़को देगा। गांव के युवाओं को दिया जाएगा। फिर उनको फ्री में कृषि ड्रोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और वो क्या करेंगे उससे? क्या ड्रोन से वो शादी का कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे क्या? नहीं, वो खेतों में खाद छिड़कने का काम करेंगे ड्रोन से, या दवाइयाँ छिड़कने का काम करेंगे ड्रोन के माध्यम से। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस न्यूज़ को डिटेल में। खेतों में नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए खरीदे जाएंगे 2500 ड्रोन। बोतलबंद तरल नैनो यूरिया और डीएपी को खेतों में छिड़काव के लिए सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ़को का आपके दुकान में भी, आपके गांव में भी होगा। एक छोटा सा उसका सेंटर रहता है, जहां पर जाओ तो आपको खाद मिल जाता है। हमारे गांव में तो है।
इसे चलाने के लिए 5,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही ड्रोन को खेतों तक ले जाने के लिए तिपहिया वाहनों की भी खरीदारी की जाएगी। केंद्र सरकार का दानेदार उर्वरकों को पूरी तरह से तरल उर्वरक में बदलने का लक्ष्य है। केंद्र सरकार क्या कह रही है, देखिए यहीं से आपका सवाल बनाया जाएगा। भारत सरकार कह रही है कि जो बोराम पैक्ड दानेदार उर्वरक आते हैं, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का बैग रहता है 50 किलो का, डीएपी वगैरह का, यूरिया का रहता है पीला कलर का बैग। तो ये क्या है, इसमें खाद होते हैं भरे हुए, दानेदार रहते हैं, छोटे 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 दाने रहते हैं, है ना। देखा होगा आपने, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना खाद वाद के बारे में यार, ऐसा थोड़ी ना है। तो इन सभी को भारत सरकार क्या कह रही है कि देखो भाई, इससे खेतों को भी नुकसान होता है और किसान को भी ज़्यादा पैसा वहन करना पड़ता है, और हमें बाहर से आयात भी करना पड़ता है। रूस से हम और यूक्रेन से हम आयात करते हैं। तो हमने बोला कि ऐसा करो, इन सभी की जगह वो हम लिक्विड उर्वरक का उपयोग करेंगे। लिक्विड डीएपी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। लिक्विड यूरिया का आविष्कार दुनिया में पहली बार भारत में ही हुआ है, जिसको नैनो तरल यूरिया भी कहा जाता है। नैनो तरल यूरिया भी कहा जाता है। मैं नैनो तरल यूरिया भी आपको बताऊंगा। आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा नैनो तरल यूरिया से। तो भारत सरकार ने बोला है कि जितने दानेदार उर्वरक हैं उन सभी को हम लोग लिक्विड में बदलेंगे। अब लिक्विड में बदलोगे तो उसको छिड़कने के लिए आदमी भी चाहिए, तो हम छिड़कने के लिए उसको ड्रोन का उपयोग करेंगे। खेत में बिना गए ही पूरे खेत में हम खाद छिड़क लेंगे। इसके लिए बड़ी संख्या में ड्रोन के साथ प्रशिक्षित पायलटों की भी जरूरत होगी। अभी तक 5 करोड़ बोतल तरल उर्वरक का उत्पादन हो चुका है। देश में अभी खेती में प्रयोग होने वाले सिर्फ 1200 ड्रोन हैं। स्पष्ट है कि तरल उर्वरकों का प्रयोग तब बढ़ेगा जब ड्रोन की संख्या में बढ़ानी पड़ेगी। जरूरत को देखते हुए इफ़को ने ड्रोन निर्माता कंपनियों से करार किया है। इफ़को का उद्देश्य कृषि को ब्रांड के रूप में विकसित करना है। तकनीकी जरूरत, निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए मेसर्स ड्रोन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की सेवाएं ली जा रही है। एक ड्रोन प्रतिदिन 20 एकड़ क्षेत्र में नैनो उर्वरक का छिड़काव कर सकता है। 20 एकड़ बहुत बड़ा ज़मीन होता है महाराज, उसमें छिड़काव कर सकता है एक अकेला ड्रोन। एक आदमी को तो उसमें छिड़कने में हालत ख़राब हो जाती है ना। तो 20 एकड़ में ये नैनो यूरिया को छिड़काव कर सकेगा ड्रोन। 10वीं पास बन सकेंगे ड्रोन पायलट। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके पास ड्रोन पायलट बनने के काफ़ी सारी संभावना है। अब देखो मैं क्या समझा देता हूँ आपको। नैनो यूरिया और तरल यूरिया मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। पीटी फैक्ट भी साथ में देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। पहला लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ पर, तो गुजरात के कलोल में। यह स्वदेशी यूरिया है जिसे सबसे पहले भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को के द्वारा दुनिया भर के किसानों के लिए पेश किया गया था। इफ़को क्या है, इफ़को के बारे में भी एक बार पढ़ लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समिति के पास है। 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में 36,000 से अधिक भारतीय सहकारी समितियों का एक समूह है, जिसमें उर्वरक के निर्माण, बिक्री संबंधी मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सामान्य बीमा से लेकर ग्रामीण दूरसंचार, विविध व्यावसायिक हित सब कुछ इसमें निहित है। उद्देश्य क्या है भाई इफ़को का, भारतीय किसानों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से टिकाऊ, विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट और सेवाओं के समय पर आपूर्ति के माध्यम से समृद्ध होने और उनके कल्याण के लिए अन्य गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। लिक्विड नैनो यूरिया के बारे में आप देख लेते हैं। देखिए क्या होता है ये, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व है। देखिए नाइट्रोजन वातावरण में बहुत 78% के आसपास में पाया जाता है, लेकिन उस नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं होता है। पौधे उसका डायरेक्टली उपयोग नहीं कर सकते हैं। राइजोबियम जैसे कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजनीकरण करते हैं, तब जाकर उसका पौधे उपयोग कर पाते हैं। दाल वगैरह के जड़ में राइजोबियम प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए बहुत सारे पिछले साल के, राइजोबियम वगैरह के बारे में पूछा जा चुका है। नाइट्रोजनीकरण बोलते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं ना कि हम यूरिया डालते हैं बाहर से, ताकि पौधों को नाइट्रोजन के जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति हो सके। अगर आप दाल का खेती कर रहे हैं, उसके ठीक बाद आप धान की खेती कर रहे हैं, तो आपको यूरिया डालने की खेत में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिए आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है ये। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान विकसित किया गया। या पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% तक कम कर सकता है। मुझे याद है इतना बड़ा बड़ा बैगेज उठाकर गाड़ी पर लाते थे हम लोग, तब जाकर खेत में छिड़क पाते थे। अब क्या होगा, छोटा सा जेब में ले आओ बोतल, खेत में छिड़क लो, है ना। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि इसकी 500 मिलीमीटर की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन होता है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग बोरी के बराबर नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। 500 मिलीमीटर की बोतल में
एक बैग यूरिया का पूरा अपना सब कुछ मिल जाता है, पोषक तत्व। समझिए कितना ज़्यादा यूजफुल होगा ये। निर्माण, इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान के आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। कलोल में इसको विकसित किया गया है। भारत अपनी यूरिया जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया का असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, मिट्टी और पानी और वायु प्रदूषण को कम करना, इसका मुख्य रूप से काम है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। पौधों के पोषण में सुधार होगा। नैनो यूरिया लिक्विड को पौधों के पोषण के लिए प्रभावी और कुशल पाया गया है। यह बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ उत्पादन बढ़ाने में भी सक्षम है। यह मृदा में यूरिया अनुप्रयोग के अतिरिक्त उपयोगों को कम करने के लिए संतुलित पोषक कार्यक्रम को बढ़ावा देगा। साथ ही फसलों को मजबूत और स्वस्थ बनाएगा। उन्हें लॉजिंग प्रभाव से भी बचाता है। लॉजिंग प्रभाव से फसल के तने जमीन की तरफ झुक जाते हैं, आपने देखा होगा, जिससे फसलों की कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उपज में नाटकीय रूप से कमी आ जाती है। खासतौर से गेहूं वगैरह में ये चीज़ समस्या बहुत ज़्यादा आती है और धान में भी ये समस्या आती है। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, वो देखिए यूसीसी पर चर्चा चल रहा है, तो यूसीसी से संबंधित नहीं है। मैं आज आपको हिंदू कोड बिल के बारे में समझाऊंगा, जिसको लेकर आज़ादी के बाद बहुत ज़्यादा मंथन हुआ था और हिंदू कोड बिल ने एक तरह से भारत की महिलाओं के लिए कम से कम आज़ादी का काम किया है। ये नहीं होता तो भारत की महिलाएं आज भी उसी युग में जी रही होती जिस युग में वो मध्यकाल में जीती थी, कि उनका पति चाहे तो 5 शादी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा, नेहरू जी से कुछ तो सीखे कांग्रेस। इन्होंने कटाक्ष किया है। अब इनके कटाक्ष पर मैं नहीं जाना। इन्होंने यह देखना दयनीय है कि कांग्रेस वैसा साहस नहीं दिखा पा रही जैसा नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल को लेकर दिखाया था। हिंदू कोड बिल क्या है, किस तरह से इसको लेकर काम हुआ था, वो सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता का समय निकट आने लगा, हिंदुओं के निजी कानूनों में सुधार की पहल भी तेज होने लग गई थी। मुस्लिम समाज के नेता ऐसे किसी भी पहल के विरोध में थे। उन्होंने अंग्रेजों पर दबाव भी बनाया। इसके नतीजे में 1937 में अंग्रेजों ने शरीयत एक्ट पास किया। इसका मतलब था कि मुस्लिम सदियों पुरानी शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे और अपनी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देंगे। जब आज़ादी का समय और करीब आ गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता की पैरवी करनी शुरू कर दी। भारत में यूसीसी के सबसे पहले पैरोकार कौन हैं, तो इसको मैंने कल भी बताया था और ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे जुड़ा हुआ ऐसे आए, इससे जुड़ा हुआ सवाल आए GS1 में, GS2 में, तो वहाँ पर ये ज़रूर लिख कर आइएगा कि संविधान बनाने वालों में से सबसे प्रमुख व्यक्ति जो थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनका बहुत बड़ा योगदान था यूसीसी को संविधान में शामिल करने। और वो तो चाह रहे थे कि उस समय लागू भी कर दिया जाए, लेकिन उस समय की राजनीतिक और सामाजिक ऐसी स्थिति नहीं थी भारत की कि यूसीसी को तब लागू किया जाता। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आखिरकार आज़ादी मिली और संविधान सभा बनी। संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की पहल इसलिए आगे नहीं बढ़ सका क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिम नेता अपने समाज के निजी कानूनों में बदलाव के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसके विपरीत हिंदू समाज के अनेक नेता यह मानने की महिलाओं को बराबरी के अधिकार देना आवश्यक है। इस कारण से हिंदू कोड बिल की चर्चा आगे बढ़ी। देखिए दोनों पक्ष से इन्होंने ये गलत लिखा है। मुस्लिम पक्ष के भी कुछ नेता ऐसे थे जो समर्थक थे और हिंदू पद के पक्ष के भी कुछ ऐसा नेता थे जो समर्थक थे कि भाई लिबरल कानून लाया जाए, सबके लिए कानून होना चाहिए। इनका अपना कुछ है विचारधारा, उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। इस कारण से हिंदू कोड बिल की चर्चा आगे बढ़ी। डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के सबसे बड़े समर्थक थे। उनका साथ दिया जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर अम्बेडकर जी एक दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, लेकिन एक चीज़ पर आकर दोनों लोग समान रूप से खड़े थे। वो कौन सा था? हिंदू कोड बिल। उन्होंने बोला कि हिंदू कोड बिल को तो लागू करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी विरोध हो जाए। हालांकि कांग्रेस के कई बड़े नेता हिंदू कोड बिल के पक्ष में नहीं थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, जनसंघ समेत विरोधी दल के कई नेताओं को भी इस पर आपत्ति थी कि केवल हिंदू समाज के निजी कानूनों क्यों बदला जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दक्षिणपंथी नेता थे। इन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। आपसे पीटी में ये पूछ सकता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था UPSC पीटी में, कि ये बताइए कि सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ तो उसका उद्घाटन किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, जबकि नेहरू जी ने उनको मना किया था कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं, आप मत जाइए। तो उन्होंने बोला था कि हम जाएंगे, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक राष्ट्रपति मंदिर का उद्घाटन करता है उससे सांप्रदायिकता बढ़ जाती है या हमारा सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गए थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जैसे कद्दावर नेता जो थे वो हिंदू कोड बिल के विरोध में खड़े थे। ओके,
देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि उनका जोर था कि हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता लाया जाए, उसके दायरे में सभी समुदाय आने चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि हिंदुओं के कानून सिर्फ बदलने से देश में सब कुछ सुधार नहीं हो जाएगा। देश के जितने भी लोग हैं सभी भारतीय हैं, सभी के लिए अच्छा कानून होना चाहिए। सभी महिलाएं महिलाएं हैं। अधिकतर जो पुराने कानून थे वो महिला विरोधी कानून थे, वो अब चाहे वो हिंदू की महिला हो, मुस्लिम की महिला हो, सभी को समान नागरिक संहिता के तहत हम लाकर क्यों न सबको एक ही दृष्टि से देखें। ओके, समान नागरिक संहिता के पक्ष में माहौल न बनने के कारण संविधान के नीति निदेशक तत्वों में यह लिखा गया कि राज्य देश की जनता के लिए एक ऐसी संहिता का निर्माण करेगा। यही सब कारणों से क्या लिखकर छोड़ दिया गया कि आने वाले समय में भारत के नागरिक जो हैं वो इतने सशक्त हो जाएंगे, इतने मैच्योर हो जाएंगे, इतने पढ़े लिखे हो जाएंगे। उस समय की लिटरेसी रेट 5% था भारत का। 5% लोग मात्र ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। 99% आबादी जो थी वो BPL के नीचे निवास करती थी, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। 50% आबादी ऐसी थी जो भूखमरी का शिकार थी अपने देश में। तब जाके पंडित नेहरू नाम का कोई आदमी प्रधानमंत्री बना था, जिसको आज आप व्हाट्सएप पर गाली देते हैं और महिलाओं के साथ उसकी फ़ोटो शेयर करके उसका मजाक बनाते हैं। उस समय प्रधानमंत्री पद लेना सुसाइडल था कि प्रधानमंत्री पद जो लेगा वो तो मरा हुआ ही समझो, इतना ज़्यादा भारत देश की हालत ख़राब थी। सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी, देश बढ़ चुका था। उस समय में उस आदमी ने देश को संभाला और आज आप एंजॉय कर रहे हैं, न्यूज़पेपर देख रहे हैं। जब संविधान सभा ने संसद का रूप लिया तब अंतरिम सरकारी कानून मंत्री बने डॉक्टर अम्बेडकर। उनका मानना था कि समाज को सबल बनाना है तो महिलाओं को बराबर का अधिकार देने होंगे और हिंदू समाज की सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करना होगा। डॉक्टर अम्बेडकर को आप SC ST पॉलिटिक्स से केवल जोड़कर मत देखिए, ये सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने अपने SC ST वर्ग के उत्थान के लिए बहुत काम किया, लेकिन उससे भी ज़्यादा काम किया देश की महिलाओं के उत्थान के लिए। अगर आप आज पढ़ पा रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है इस उम्र तक, तो इन्हीं के कारण नहीं हुई है, वरना 12 साल में 13 साल में शादी हो जाती। नेहरू जी उनके साथ थे जब कांग्रेस के अंदर और बाहर हिंदू कोड बिल का विरोध बढ़ा और नेहरू जी को यह समझ आया कि अभी आप चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री नहीं हैं और ऐसे में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते, तो उन्होंने चुनाव बाद इस मामले में आगे बढ़ना तय किया। इससे नाराज होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वह हिंदू कोड बिल पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। नेहरू जी ने थोड़ा सा कदम पीछे किया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि हम अब मंत्री रहेंगे ही नहीं। जब हम अपने मन का काम कर ही नहीं सकते, जब हम सुधार को लागू ही नहीं कर सकते, तो हम मंत्री रहेंगे ही नहीं। 1951-52 में पहले आम चुनाव हुए। नेहरू जी ने डंके की चोट पर कहा कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो हिंदू कोड बिल को लेकर आएंगे। सोचिए, देश की लिटरेसी 5%, कट्टरता अपने चरम पर, हिंदू मुस्लिम में सांप्रदायिक दंगे भीषण हो चुके थे 1947 में, मारे काटे जा चुके थे बहुत सारे लोग, देश का विभाजन हो चुका था। उस समय में कोई आदमी साहस करके जाता है, बोलता है कि ये नीम की दवाई है, कड़वी है, लेकिन आपको पीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इससे आने वाले भारत का भविष्य जो होगा वो अच्छा होगा। अगला क्या लिखा है इन्होंने, चुनाव में भी उनका विरोध जारी रहा। वह फूलपुर से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ भी उनके खिलाफ यह प्रचार किया गया कि हिंदू कोड बिल लाकर हिंदू समाज को, परंपराओं को नष्ट करना चाहते। अनेक साधु संतों ने कोड बिल के कारण नेहरू जी का विरोध कर रहे थे। कई संतों ने तो उन्हें शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे रहे थे। ऐसे प्रश्न पूछ रहे थे, कहाँ लिखा कि हिंदू पुरुष किसी परिस्थिति में दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। नेहरू जी टस से मस नहीं हुए, उन्हें भारी बहुमत मिला, उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का काम शुरू किया। हालांकि उनके पास, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, उनके पास प्रबल बहुमत था, लेकिन हिंदू कोड बिल का विरोध जारी था। इसे देखते हुए उन्होंने इस बिल के 4 हिस्से किए। 1955-56 उन्हें अलग अलग पारित करवाया। इस तरह हिंदू समाज में सुधार की एक बड़ी पहल शुरू हुई। अभी तक आप लोग नहीं समझ पाए होंगे हिंदू बिल क्या है, हिंदू कोड बिल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। अब देखते हैं हिंदू कोड बिल क्या होता है। कई सारे लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे होंगे कि हिंदू कोड बिल आखिर था क्या, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भारत आज़ाद हुआ तब हिंदू समाज में पुरुष और महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं था। पुरुषों को एक से ज़्यादा शादी करने का आज़ादी थी, लेकिन विधवाएं दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। विधवाओं को संपत्ति से भी वंचित रखा जाता था। अपना समाज ऐसा ही था 1947 तक। आज़ादी के बाद भारत का संविधान बनाने में जुटी संविधान सभा के सामने 11 अप्रैल 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल में बिना वसीयत किए मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाले हिंदू पुरुष और महिलाओं की संपत्ति के बंटवारे के संबंध में कानून को संहिताबद्ध किए जाने का भी प्रस्ताव था। यह विधेयक मृतक के विधवा पुत्र को उसके संपत्ति में बराबर का अधिकार देता था। इसके अतिरिक्त पुत्रियों को भी उनके पिता की संपत्ति में अपने भाइयों से आधा हिस्सा प्राप्त होता है। हर चीज़ आपका ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनेशन PT में पूछा जाए, आप उसका रेफरेंस लेकर या सामान्य समझ भी होनी चाहिए कि समाज में कैसे सुधार आया है, आज़ादी के बाद किस तरह की चीज़ों को फेस किया था हमारे लीडर्स ने। और अगर समान नागरिक संहिता चर्चा में है तो हिंदू कोड बिल अपने आप चर्चा में आ जाता है। इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से इस टॉपिक को कीजिएगा। BPSC के रिगार्डिंग किसी मास्टर ने नहीं पढ़ाया है इसको।
इस विधेयक में विवाह संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया था। यह 2 प्रकार के विवाहों को मान्यता देता था, सांस्कारिक व सिविल। इसमें हिंदू पुरुषों द्वारा एक से अधिक महिलाओं शादी करने पर प्रतिबंध, अलगाव संबंधी प्रावधान भी थे। यह कहा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया जा रहा था, पहली बार दिया जा रहा था। विवाह विच्छेद के लिए 7 आधारों का प्रावधान किया गया था। परित्याग, धर्मांतरण, रखेल रखना या रखेल बनाना, असाध्य मानसिक रोग, असाध्य व संक्रामक कुष्ठ रोग, संक्रामक यौन योग, क्रूरता जैसा आधार पर कोई भी व्यक्ति तलाक ले सकता था, महिला या पुरुष दोनों ही। मिताक्षरा दैभाग पर आधारित था अपना कानून, हिंदू कोड बिल। हिंदू कानून जो लाया गया था संविधान में, मिताक्षरा के दैभाग मिताक्षरा के आधार पर था। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। यह बिल ऐसी तमाम कुरीतियों को हिंदू धर्म से दूर कर रहा था जिन्हें परंपरा के नाम पर कुछ कट्टरपंथी जिंदा रखना चाहते थे। इसका जोरदार विरोध हुआ। अंबेडकर जी के तमाम तर्क और नेहरू जी का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इस बिल 9 अप्रैल 1948 को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। बाद में 1951 में अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। इसे लेकर संसद के अंदर और बाहर विद्रोह मच गया। सनातनी धर्मावलंबी से लेकर आर्य समाजी तक अंबेडकर जी के विरोध में खड़े हो गए। उस समय भारत का संविधान बनकर तैयार था, लेकिन संसद के सदस्यों को जनता ने नहीं चुना था। इन सदस्यों को बहुसंख्यक हिंदू समाज में बदलाव और पुराने रीति रिवाजों को बदलने का निर्णय करना था। संसद में 3 दिन तक बहस चलती रही। देखिए, संविधान सभा जो थी उसको जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना था, इसलिए नेहरू जी ने क्या बोला कि अभी आप इसको लागू मत कीजिए, एक बार हम चुन के आ जाते हैं, डायरेक्टली जनता से चुन कर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जनता ने इजाज़त दिया कि हाँ जाओ तुम अब हिंदू कोड बिल बनाओ, हम विरोध नहीं करेंगे। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। अगला क्या है, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाले कहना था कि संसद के सदस्य जनता के चुने हुए नहीं है, इसलिए इतने बड़े विधेयक को पास करने का नैतिक अधिकार ही नहीं उनके पास। एक और विरोध इस बात का था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों लाया जा रहा है, बहुविवाह की परंपरा तो दूसरे धर्मों में भी है, इस कानून को सभी पर लागू किया जाना चाहिए, यानी समान नागरिक आचार संहिता को लाया जाना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया। संसद में जहां जनसंघ समेत कांग्रेस का हिंदुवादी धारा इसका विरोध कर रहा था, तो वहीं संसद के बाहर हरिहरान सरस्वती उप करपात्री महाराज के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। अखिल भारतीय रामराज परिषद की स्थापना करवाने करप्राती का यह कहना था कि हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। यह बिल हिंदी रीति रिवाजों, परंपराओं, धर्म शास्त्रों के विरुद्ध है। उन्होंने इस बिल पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को वाद विवाद करने की भी खुली चुनौती दे दी थी। करपात्री महाराज के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा, दूसरे हिंदुवादी संगठन कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इसलिए जब इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया गया तब हिंदुवादी संगठनों इसके खिलाफ देश भर प्रदर्शनी की, बहुत सारी विरोध रैलियां भी आयोजित की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू इस बिल को पारित करवाना चाहते थे, लेकिन तमाम विरोधों के पहले आम चुनाव नज़दीक होने के चलते वह इसे टाल गए। गौरतलब है कि 1949 में संविधान सभा की बैठक में नेहरू जी ने कहा था कि इस कानून को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हमारी सरकार बिना इसे पास कराए सत्ता में रह ही नहीं सकती है। वही अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को पारित करवाने के लिए काफ़ी चिंतित थे। वे कहते थे कि मुझे भारतीय संविधान निर्माण से अधिक दिलचस्पी और खुशी हिंदू कोड बिल पास कराने से है, लेकिन यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका। अम्बेडकर ने हिंदू बिल समेत अन्य मुद्दों के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद की कहानी आपको पता है। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया। 1955 को जरूर ध्यान में रखिएगा, कई बार ये सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब बनाया गया। 1955 ईस्वी में बनाया गया था, जिसके तहत तलाक को कानूनी दर्जा, अलग अलग जातियों के स्त्री पुरुष को एक दूसरे से विवाह का अधिकार, एक बार में एक से ज़्यादा शादी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा 1956 में ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण पोषण अधिनियम और हिंदू अवयस्क साक्षरता संरक्षकता अधिनियम लागू हुए। ये सभी कानून महिलाओं को समाज बराबरी का दर्जा देने के लिए लाए गए थे। इसके तहत पहली बार महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया। लड़कियों को गोद लेने पर भी जोर दिया गया था। अगर आप आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, महिलाओं के लिए खासतौर से कह रहा हूँ, तो थैंक टू अम्बेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू जी। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, ये है आपका GS2 में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं और थॉट प्रोसेस आपका अच्छा होगा तो इस सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे, कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सक्षम शहरों का निर्माण आवश्यक है। हमारे जो शहर हैं, राजधानी दिल्ली है या कोई भी शहर है भारत का, बेतरतीब तरीके से बसा हुआ है। बहुत कम, जैसे चंडीगढ़ शहर है जो आधुनिक भारत में पहला प्लान्ड सिटी था, पहली बार प्लान्ड करके बनाया गया था उसको। आप अपने आसपास के किसी भी शहर में रह रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि क्या शहरों की दशा होती है। क्या ऐसे होना चाहिए? दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी हम बनने वाले हैं, क्या हमारे शहर ऐसे होने चाहिए? क्या एक स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी का भी अधिकार नहीं है भारत के लोगों को? इस तरह की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। सक्षम शहरों का निर्माण आवश्यक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत, पहला तो PT फैक्ट सुन लीजिए, अहमदाबाद में शहरी 20 U20 अर्बन मेयरों का शिखर सम्मेलन इसी सप्ताह होने जा रहा है।
G20 के तहत शहरी जो 20 मेयरों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? तो अहमदाबाद शहर में हो रहा है। ऐसे में नागरिक सेवाओं के वितरण में सुधार व सततता को प्रोत्साहन देने भारतीय शहरों के द्वारा की गई प्रगति को बताना जरूरी है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन, अब कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत भारत सरकार क्या कर रही है, शहरों को रहने योग्य बनाने की कोशिश कर रही है। इनको कम से कम नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत जल जीवन मिशन, अमृत एक पहल अलग है, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसे पहल के माध्यम से शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार और सेवाओं के उन्नतीकरण का कार्य चल रहा है। देखिए, ये तो हो गया आपका पीटी फैक्ट। मुझे तो ये आपको बताना था नहीं, मुझे आपको ये बताना है कि सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा। पहला सवाल पूछा जाएगा, भारत में शहरों के समक्ष वर्तमान समय में कौन कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं। चुनौतियाँ कौन कौन सी आ रही है शहरों के समक्ष। पहला आप क्या बोलोगे कि ओवर पॉपुलेटेड हो गए हैं। दिल्ली छोटा सा जगह है, 3 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। सड़क से लेकर मेट्रो से लेकर हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगा। चारों तरफ निकल जाइए, भीड़ ही भीड़ दिखेगा। अगर आप गलती से संडे को निकल गए कहीं घूमने तो और भी ज़्यादा माथा पीटेंगे बाहर जाकर, ये कहाँ आ गए हम, इतना भीड़ रहता है चारों तरफ। तो पहला क्या है, ओवर पॉपुलेशन। दूसरा क्या है, दूसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है अभी भी। तीसरा क्या है, शहरों में असमानता बहुत ज़्यादा है। जो अमीर इलाके हैं वहाँ पर तो आपको अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, प्लांट वे मिल जाएगा, अच्छे पानी भी वहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी का इलाका है वहाँ पर अच्छे ना तो पानी है, ना तो नाले बने हुए हैं, बीमारियाँ वहाँ पर कोई भी फैल सकती है। इस कंडीशन में लोग रहने को मजबूर हो जाते हैं। तीसरा क्या है, बेतरतीब ढंग से बसा हुआ है, कोई प्लान नहीं है शहरों को बसाने को लेकर। चौथा क्या है, भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा है अपने शहरी भागों में, जिसमें क्या होता है, भ्रष्टाचार के कारण ही गरीब इलाकों के तो नाले नहीं बन पाते हैं, लेकिन अमीर इलाकों के नाले और बिजली सब कुछ सही ढंग से चल पाते हैं। ये सच्चाई है, कोई मैं वो नहीं कह रहा हूँ। अगला क्या है, पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव रहता है कई सारे शहरों में। तो इस कारण से क्या होता है, वहाँ पर डीजल पेट्रोल इन गाड़ियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ लेकर लोग निकल आते हैं। अगर सरकार का जो परिवहन है वो अच्छा नहीं है, तो अगर मेट्रो अच्छा नहीं है, बस अच्छा नहीं है, तो उतने सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों लेकर निकल जाते हैं, या फिर डीजल और पेट्रोल वाहनों का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण से पर्यावरण का नुकसान होता है। स्वच्छ पानी का अभाव रहता है, स्वच्छ हवा का अभाव रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं कि मॉडर्न तरीके से रहने के लिए जो जगह चाहिए होता है, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं होता है, उसके बाद से बुजुर्गों के रहने के टहलने के लिए पार्क नहीं होता है। ये सब चीज़ें आपको गांव में रहकर समझ में नहीं आ रही होगी कि पार्क क्यों चाहिए भाई, लेकिन शहर में जब आप छोटी सी खोदली में रहेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पार्क की ज़रूरत क्या होती है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, अपने शहरों के समक्ष आने वाली कुछ चुनौतियों के बारे में बता रहा हूँ। अब आपका समाधान सोचने का काम किसका है, ऑफिसर आपको बनना है, तो समाधान आप सोचेंगे इसका। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है कि देखिए यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार नहीं, बहुत इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये मुझे बताना था आपको क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। क्या है न्यूज़, साउथ एशियन फुटबॉल चैम्पियनशिप जो होता है उसमें भारत ने कुवैत को हराकर कल मैच जीत लिया है। कहाँ पर, तो बेंगलोर में ये मैच हुआ था। यहाँ से आपके पीटी में सवाल पूछे जाने की संभावना 90% से ज़्यादा है। और देखिए यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, गोलकीपर गुरप्रीत सिंह, इनका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, यही गेम चेंजर साबित हुआ। इन्होंने ही गोल रेखा अंत में पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ है। पेनल्टी शूटआउट में इन्होंने गोल रोका, तभी जाके हम जीत पाए। भारतीय टीम के जीत के नायक रहे। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप करके होता है। फाइनल में संधू ने कुवैत के 2 गोलों को रोका, जिससे भारत ने 9वीं बार ट्रॉफी अपने नाम किया है। 9वीं बार भारत ने साउथ एशिया में फुटबॉल चैंपियनशिप अपने नाम किया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। एक खिलाड़ी का नाम सुनील छेत्री का तो जानते ही होंगे आप। लेबनान, इससे पहले लेबनान के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले में पेनल्टी शूटआउट में संधू ने 3 बचाव किए थे। लेबनान में भी, लेबनान से सेमीफाइनल में हमने जीता और कुवैत से हमने फाइनल में जीता। बेंगलुरु के श्रीकांत रिवाज से मंगलवार को पहले 90 मिनट में, फिर अतिरिक्त समय में 1-1 से बराबरी हो गई। फिर पता ही आपको सुनील छेत्री कप्तान है और सभी लोगों ने गोल मारे। और फिर ये जो हैं गुरप्रीत सिंह संधू, ये गोलकीपर हैं भारत के। फुटबॉल टीम का आपको नाम भी नहीं पता होगा, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को। तो गुरप्रीत सिंह संधू के बदौलत हम सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल भी जीते। लेकिन हीरो कौन है, तो हीरो ये आदमी है, सुनील छेत्री है हीरो। ओके, एक न्यूज़ और है, आर्टेमिस मिशन के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर बिहार स्पेशल, फिर आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की। मैंने इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताया था, लेकिन आज लॉन्ग में बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इसरो
ह्यूस्टन टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने के लिए एक साथ काम करेंगे। आर्टेमिस समझौता क्या है? आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के द्वारा 7 अन्य संस्थापक देश, 7 के नाम आपको पता होने चाहिए, पीटी पूछ सकता है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूनाइटेड किंगडम के साथ 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष उपयोग के लिए सामान्य सिद्धांत स्थापित किए गए थे। भारत इस संधि में शामिल हो गया है। वर्ष 1967 के बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है ये। बाह्य एक्सो स्पेस जो होते हैं उनके संधि के नींव पर आधारित है ये। बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है। यह संधि अंतरिक्ष को मानवता के लिए साझा संसाधन के रूप में महत्व देती है, राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाती है, अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है। हस्ताक्षरकर्ता देश देख लीजिए बहुत सारे हैं। संधि में मूल रूप से 7 ही देश शामिल थे। भारत गैर बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना है। समझौते के तहत प्रतिबद्धताएं कौन कौन सी होती हैं? शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल होगा। सामान्य अवसंरचना, हस्ताक्षरकर्ता वैज्ञानिक खोज और वाणिज्य को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए साझा अन्वेषण बुनियादी ढांचे के महत्व को स्वीकार करते हैं। पंजीकरण और डेटा साझाकरण, प्रासंगिक अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण और वैज्ञानिक डेटा को समय पर साझा करना। जब तक हस्ताक्षरकर्ता की ओर से कार्य नहीं किया जाता तब तक निजी क्षेत्रों को छूट रहता है। धरोहर का संरक्षण, अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग, मलबे का शमन, इन सब कामों को इसमें मुख्य रूप से किया जाता है। आर्टेमिस मिशन को भारत जब इस संधि में शामिल हो गया है तो इसका क्या बेनिफिट हो सकते हैं और ये संधि क्या है, यहाँ से आपके GS2 में, GS1 में सवाल पूछा जा सकता है। आर्टेमिस 1 जो था ये चंद्रमा पर मानव रहित मिशन है। आर्टेमिस कार्यक्रम 16 नवंबर 2022 को नासा कैनेडी स्पेस सेंटर स्पेस लॉन्च सिस्टम पर ओरियन नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुआ। आर्टेमिस 2 क्रू लूनर फ्लाईबाई मिशन है जिसमें 2024 के लिए निर्धारित है। आर्टेमिस 2 आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानवयुक्त मिशन होगा। 4 अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर विस्तारित कक्षा में कई गतिविधियां करता है। मिशन में चंद्र, उड़ान और पृथ्वी पर वापसी भी शामिल होगा। फिर आर्टेमिस 3 होगा, 2025 में होगा वो, और इसको ध्यान में रखिएगा आर्टेमिस मिशन को। बिहार स्पेशल का एक न्यूज़ कवर कर लेते हैं हम लोग। बिहार स्पेशल में क्या है आज 3 जुलाई 2023 को, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा। 3 जुलाई 2023 नीतीश कुमार जी से जुड़ा हुआ 1-2 सवाल पूछा ही जाता आपके पीटी एग्जामिनेशन में। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने ज्ञान भवन में, कहाँ पर, तो ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्त की नज़र से का लोकार्पण किया है। किसने किया? लालू प्रसाद यादव जी ने और नीतीश कुमार जी ने किया था इसका लोकार्पण। प्रमुख बिंदु क्या है? कार्यक्रम में इस पुस्तक की रॉयल्टी दिव्यांगों पर खर्च करने की घोषणा की गई। मतलब इस पुस्तक से जितनी कमाई होगी वो दिव्यांग लोगों पर खर्च की जाएगी। इस किताब के लेखक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत हैं। इंजीनियरिंग में PhD कर चुके उदयकांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत अच्छे मित्र हैं। भागलपुर के भिखनपुर में उनका घर है। पहले वह बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी रहे हैं। इससे पहले उदयकांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति और प्रभारी कुलपति भी रह चुके हैं। राजकमल प्रकाशन के समूह के अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी ने कहा, राजकमल प्रकाशन इसको छापा है और बस इसी को ध्यान रखिएगा। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्त की नज़र से, और बस यही किताब है। और इसका लोकार्पण किसने किया है? तो इन लोगों ने इस किताब को लिखा किसने है? तो उदयकांत ने लिखा है, जो उनके मित्र हैं। इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके पीटी एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।